कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लियू चेंगिन और मैं कैरेक्टर के बीच बातचीत आगे बढ़ती है। लियू चेंगिन को पता चलता है कि मैं कैरेक्टर पेंटिंग के अंदर से बाहर की दुनिया को देख सकता है और जरूरत पड़ने पर पेंटिंग से बाहर भी आ सकता है। मैं कैरेक्टर उसे एक अच्छा और सभ्य इंसान मानता है, जबकि लियू चेंगिन लगातार उसकी असली पहचान और उसकी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर में लियू चेंगिन सीधे गिल्ड के प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और बताता है कि यह पोर्ट्रेट बेहद खतरनाक है। लेकिन प्रेसिडेंट बिल्कुल शांत रहता है और उससे पूछता है कि आखिर इस पोर्ट्रेट का कौन सा हिस्सा खतरनाक है। अब देखते हैं कि इसके बाद लियू चेंगिन और मैं कैरेक्टर के बीच क्या बातचीत होती है और पेंटिंग की दुनिया के कौन कौन से रहस्य सामने आते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एपिसोड 5 की कहानी। उस आदमी ने पोर्ट्रेट पर एक सेब बनाया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे वहीं पिघलने दिया, क्योंकि उसने अभी जो सेब बनाया था उसे एक हाथ ने पकड़ लिया था और तुरंत ही वो पेंटिंग उस सेब को अपनी आंखों के सामने ही खाने लगी। ये नजारा उसके लिए वाकई हैरान कर देने वाला था। उसके द्वारा बनाया गया वो बदसूरत सा सेब पोर्ट्रेट ने खा लिया था। कितनी जादुई पेंटिंग थी। उस दिन लियू चेंगवेन फिर से प्रेसिडेंट के पास गया। उसने बताया कि ये पोर्ट्रेट अब तक देखे गए बाकी सभी राक्षसों से बिल्कुल अलग है। ये पोर्ट्रेट बहुत ही दयालु था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो खुद को इंसान ही मानता था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक राक्षस था। अब यह पता नहीं था कि वो सच में खुद को इंसान मानता है या सिर्फ खुद को इंसान मानने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में शुरुआत में सब कुछ सुरक्षित दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो उसके परिणामों की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। लियू चेंगवेन ने कहा, मेरे अपने अच्छे और बुरे के सिद्धांत हैं और मैं दूसरों को अपने ही मानकों के आधार पर आंकता हूं। वो ये भी सोच नहीं सकता था कि अगर उसका सामना किसी खलनायक से हुआ तो वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। इसलिए लियू चेंगवेन ने सुझाव दिया कि मुझे हंटर्स एसोसिएशन में रिसर्च के लिए भेज दिया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए कैसे तैयार होता? बल्कि प्रेसिडेंट तो ये सब सुनकर और ज्यादा खुश होता जा रहा था। जितना वो सुन रहा था उतना ही उसे ये पोर्ट्रेट एक शांत और कोमल कलाकृति जैसा लग रहा था। उसने कहा, पोर्ट्रेट से बात करना जारी रखो, फिर उसके करीब जाओ और मेरा उससे परिचय करवाओ। अचानक लियू चेंगवेन के मन में कुछ चिंता पैदा हुई। अगर उसने मेरा परिचय करवाया और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया तो यह काफी शर्मनाक होगा। इसलिए उसे पहले यह पता लगाना होगा कि पोर्ट्रेट को आखिर क्या पसंद है। यह एक बहुत ही निजी अनुरोध था, लेकिन लियू चेंगवेन इसे समझ गया। आखिर ये उसका काम था और उसे यही करना चाहिए था। प्रेसिडेंट ने कहा कि उसे खास तौर पर पूछने की जरूरत नहीं है। उसे थोड़ा आश्चर्य था कि उसके कर्मचारी इतने ठंडे व्यवहार वाले क्यों हैं, लेकिन असलियत यह थी कि अगर कोई कर्मचारी इतना ठंडा नहीं होता तो प्रेसिडेंट उसे भर्ती ही नहीं करता। प्रेसिडेंट का कलेक्शन सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं था। कलेक्टर की गैलरी के कर्मचारी भी उसी कलेक्शन का हिस्सा थे। इन सभी को प्रेसिडेंट ने बहुत ध्यान से चुना और प्रशिक्षित किया था। हंटर का स्तर चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, उसने कभी समझौता नहीं किया। अगर किसी इंसान की मौजूदगी ही इतने शक्तिशाली और सक्षम कर्मचारियों को अपनी समझ खोने पर मजबूर कर देती है तो इसका सिर्फ यही मतलब था कि उसकी आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा है। आखिरकार लियू चेंगवेन ने तय किया कि वो नियमित रूप से रिपोर्ट करता रहेगा, लेकिन तुलना करने के लिए उसके पास कोई दूसरा मामला नहीं था। 1 या 2 दिन में उसकी असली प्रकृति को समझ पाना मुश्किल था। हालांकि प्रेसिडेंट को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने कहा कि बस एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो खुद को पोर्ट्रेट से परिचित करवा सके। अब वो जा सकता था। लियू चेंगवेन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया को नष्ट होते हुए देखना चाहता हो। और इसी के साथ तीसरे दिन की जांच शुरू हुई। लियू चेंगवेन ने एक बार फिर मुझसे बातचीत की, लेकिन इस बार उसके पास एक अतिरिक्त स्टूल था। आखिर बहुत देर तक खड़े रहना थका देने वाला होता है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अकेला महसूस करता हूं। मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता। उसे यह नहीं पता था कि मैं वास्तव में अपनी इच्छा की कोई भी चीज बना सकता था। लियू चेंगवेन ने पहले सिर झुकाया। अगर मेरे सवाल से आपको बुरा लगा हो तो माफ करना। यहां सिर्फ स्टाफ ही कलाकृतियों को संभालने के लिए आता है, इसलिए मुझे लगा कि आप कभी कभी अकेलेपन की वजह से पोर्ट्रेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन असल में मुझे ऐसी जगह ज्यादा पसंद है जहां कोई इंसान ना हो। इसलिए मैं ठीक हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कहा है। मैं हमेशा ऐसे भविष्य का सपना देखता था जहां मुझे बोलने की जरूरत ना हो। एक ऐसी जगह जहां मैं किसी बंधन में न रहूं, जहां मुझे दूसरे लोगों की नजरों की परवाह न करनी पड़े, जहां मुझे दूसरे लोगों की उपलब्धियों की चिंता न करनी पड़े। मैं हमेशा से ऐसी जगह चाहता था और अब आखिरकार मेरा वो सपना पूरा हो गया था। ये जगह हमेशा से मेरा सपना रही थी। मेरी बात सुनने के बाद लियू चेंगवेन को कुछ अजीब लगा। दूसरों की नजरों की परवाह न करने का क्या मतलब था? दूसरों की उपलब्धियों की चिंता न करने का क्या मतलब था? क्या तुम पहले सच में इंसान थे? मुझे लगा कि शायद मेरी बात कहने के तरीके में कुछ समस्या थी। मैंने कहा, मैं अभी भी इंसान हूं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ करना। उसका मतलब यह पूछना था कि जब मैं पेंटिंग में फंसा नहीं था तब क्या मैं एक सामान्य इंसान था? मैंने कहा,
हाँ, मैं था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे लगता है कि जैसे मैं ही पेंटिंग में हूं। लियू चेंगवेन ने कहा कि वो समझ गया। इंसानी रूप वाले राक्षस दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो जन्म से ही राक्षस होते हैं और बाद में विकसित होकर इंसानी रूप धारण कर लेते हैं, और दूसरे वे जो मूल रूप से इंसान होते हैं लेकिन स्रोत द्वारा ले लिए जाने के बाद राक्षस बन जाते हैं। इसलिए उसे यकीन हो गया कि मैं दूसरा वाला हूं। इसी वजह से मैं बार बार खुद को इंसान कहता था। इस तरह मैं उसके लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन गया था। मेरे अंदर इंसान की यादें अभी भी मौजूद थीं। आमतौर पर ऐसे राक्षस नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते हैं, लेकिन इस पेंटिंग को देखकर लगता था कि मैं बहुत शांत था। हालांकि ये कोई सुखद शांति नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही अंतिम शांति जैसी लग रही थी, जैसे किसी की मौत के बाद की शांति। उस तरह की शांति मेरी वर्तमान शांति से काफी मिलती जुलती थी। इसी दौरान लियू चेंगवेन ने मुझसे पूछा कि क्या पेंटिंग की दुनिया में मुझे बोरियत होती है। मैंने कहा हां, लेकिन कभी कभी नहीं होती, क्योंकि मैं आमतौर पर खाना खाता हूं। लियू चेंगवेन थोड़ा उलझ गया। खाने की बात का मतलब था कि मुझे खाना बहुत पसंद था। लियू चेंगवेन और भी ज्यादा उलझ गया। क्या पेंटिंग भी खाना खाती है? वो मुझे देखकर ऐसा इंसान नहीं लगता था जिसे खाना बहुत पसंद हो। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। लियू चेंगवेन उम्मीद कर रहा था कि मैं इंसान न हूं। उसे लगा कि उसका अगला सवाल थोड़ा असभ्य हो सकता है, इसलिए उसने पहले मुझसे माफी मांगी। फिर उसने पूछा कि मैं आमतौर पर किस तरह का खाना खाता हूं। मैंने थोड़ा सोचा। खाने के लिए अभी भी बहुत सारी चीजें थीं, जैसे पहले सामग्री इकट्ठा करना, फिर उन्हें तैयार करना, और उसके बाद अपने रसोई के सामान से खाना पकाना। और जो खाना मैं खाता था वो भी वही चीजें थीं जो मुझे पहले पसंद थीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक सामान्य इंसान था। मुझे समझ नहीं आया कि उसने इतना अजीब सवाल क्यों पूछा। लियू चेंगवेन सीधे उलझ गया। इस तरह की व्याख्या करने से मैं उसे और भी कम इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन शायद मैं समझ गया था कि उसका मतलब क्या था। पोर्ट्रेट के नियम। पहला नियम यह था कि यहां मैं जो कुछ भी बनाता हूं वो वास्तविक हो जाता है। दूसरा नियम यह था कि इस पेड़ पर एक पिक्चर फ्रेम लगाने के बाद मैं बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कर सकता हूं। तीसरा नियम, यह जंगल एक दूसरी दुनिया है और इसके अंदर मौजूद हर चीज अपनी एक पारिस्थितिकी के अनुसार मौजूद है। तो क्या वो इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि मैं इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या कर सकता हूं? मुझे भी ऐसा ही लगा। अगर मैं बाहर होता तो मैं भी इस दुनिया की हर चीज को लेकर जरूर उत्सुक होता। मैं भी अब यह सोचने लगा था कि आखिर मैं इस पोर्ट्रेट के अंदर कितनी दूर तक जा सकता हूं। अगर मैं पिक्चर फ्रेम की मदद से कोई अजीब चीज बनाऊं तो क्या वो चीज भी वास्तविक हो जाएगी? क्या मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से आगे बढ़ सकता हूं? इसलिए मैंने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए मुझे लियू चेंगवेन की मदद चाहिए थी, क्योंकि मेरी पेंटिंग में भी ऐसा तरीका था जिससे मैं इसका आनंद ले सकता था। लियू चेंगवेन थोड़ा उलझ गया। वो तरीका क्या है? मैंने कहा, शायद तुम किसी चीज में मेरी मदद कर सकते हो। शायद तुम मेरे लिए कुछ मजेदार भी ला सकते हो। लियू चेंगवेन को समझ नहीं आया। मजेदार से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उससे एक सेब बनाने के लिए कहा। मेरी बात सुनने के बाद लियू चेंगवेन सच में सेब बनाने से डर रहा था। आखिर ये प्रेसिडेंट की चीज थी और प्रेसिडेंट उसका बॉस था। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, सेब बनाना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने धीरे धीरे बॉक्स खोला। लियू चेंगवेन अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। आखिर इतनी महत्वपूर्ण कलाकृति में बदलाव करना सच में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि उसने बॉक्स से एक पेंटिंग निकाली। क्या वो भी पेंटिंग बनाना सीख रहा था? लेकिन असल में उसकी एक आदत थी। वो हर तरह की चीजें अपने साथ लाने की कोशिश करता था, क्योंकि इस गैलरी में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। इसलिए उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना बेहतर था। अचानक लियू चेंगवेन के मन में एक सवाल आया। अगर वो अपने साथ आर्ट सप्लाई नहीं लाता तो क्या होता? कुछ देर बाद उसने आखिरकार ये सेब बना दिया। लेकिन ये सेब थोड़ा बदसूरत था। एक पेंटर होने के नाते मैंने सीधे शिकायत कर दी कि उसका सेब अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसके बाद मैंने उस सेब को अपने हाथ में ले लिया। यह दृश्य देखते ही लियू चेंगवेन पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि अगला दृश्य उसकी पूरी सोच को बदल देने वाला था। वो अपनी आंखें बंद करके ही पेंटिंग बना सकता था। लेकिन इसी समय वो हिलने लगा और सेब खाने लगा। यह देखकर लियू चेंगवेन को यकीन ही नहीं हुआ। अभी अभी उसने जो सेब बनाया था उसे मैंने काट लिया था। इस समय वो पूरी तरह हैरान था। मैंने सच में वो सेब खा लिया था। यह वाकई अविश्वसनीय था और इस दृश्य को देखकर लियू चेंगवेन के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। तो भाई लोग, आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि लियू चेंगवेन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मैं कैरेक्टर कोई साधारण राक्षस नहीं है। वो पेंटिंग की दुनिया में अपनी जरूरत की चीजें बना सकता है, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसके द्वारा बनाई गई चीजें वास्तव में इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन जब लियू चेंगवेन के बनाए हुए सेब को मैं कैरेक्टर ने अपने हाथ में लेकर खा लिया तो लियू चेंगवेन की पूरी सोच ही हिल गई। आखिर एक पेंटिंग के अंदर रहने वाला इंसान बनाया हुआ सेब कैसे खा सकता है? इस रहस्य का जवाब हमें आगे के चैप्टर में मिलेगा।
अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला चैप्टर चाहिए।